जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं अपने आदिकाल के बारे में और आदिकाल में हम देख चुके हैं सिद्ध साहित्य के, और हमारा चल रहा है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में हम देख चुके हैं नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियों के बारे में। आज हम बात करेंगे नाथ साहित्य के जो मुख्य कवि रहे हैं, जैसे कि मच्छिंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ भी कहते हैं, जो नाथ नौ नाथों में शामिल है, और गोरखनाथ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगाकर अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, है ना। अपना जो सपना उसे पाकर रहेंगे, और साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, और शनिवार को जो लाइव क्लास होगी उसमें जुड़ने के लिए तैयार रहना। पूरा जो अभी तो जो पढ़ रहे हैं, अभी जो इस सप्ताह जो भी पढ़ेंगे, जिस सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो पढ़ेंगे उसका पूरा रिवीजन करेंगे शनिवार को शाम 4 बजे लाइव जुड़ के। क्योंकि संडे को जो है 16 जून को लाइव नहीं हो पाएगी इस बार क्लास, क्योंकि 16 जून को मेरा बर्थडे है। उस दिन मैं 26 साल का हो जाऊँगा, तो थोड़ा प्रोग्राम रखे हैं घर पे, तो 16 जून को लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। तो 15 जून को जो लाइव क्लास रहेगी उसमें जुड़ना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। मौखिक प्रश्न भी रखेंगे, बातचीत होगी, और क्लास में और जो पढ़ा उसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। तो नाथ साहित्य विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं, और नाथ साहित्य विशेषताओं में अंतिम रूप से हमने बात की थी हठ योग की। तो हठ योग क्या है, तो शुरुआत करते हैं पहले हठ योग होता क्या है, हठ योग क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो नाथ साहित्य, नाथ साहित्य देखो, अगर आपने एक साल जी तोड़ के मेहनत कर ली ना, एक साल के लिए 6 महीने, या मतलब कम से कम एक साल रख लो आप। तो अब जैसे मान लो अभी जो तैयारी चल रही है इसको रेगुलर रख लिया आपने एक साल तक, यूँ मान लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी बात होती है, गवर्नमेंट जॉब बनना। क्योंकि पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बल्कि एक होती है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इज्जत, जो कि गवर्नमेंट जॉब से मिलती है। भले आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो प्राइवेट जॉब में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, भले आपकी 20,000 सैलरी है, लेकिन जो आपको इज्जत मिलेगी, आपके परिवार को जो रिस्पेक्ट मिलेगी, वह प्राइवेट जॉब से नहीं मिलेगी। इसलिए ये बात रेस्पेक्ट के लिए आ जाती है, गवर्नमेंट जॉब है ना। तो इसलिए जी तोड़ मेहनत करो ताकि अपना ड्रीम कंप्लीट हो, अपने सपने जो है कंप्लीट हो। नाथ साहित्य में बात करें हठ योग के बारे में कि हठ योग होता क्या है। हठ योग, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चले, रिवीजन करते हुए चले, और शनिवार को जो पूरी रिवीजन क्लास रखेंगे उसमें तैयार रहें। बात करें हठ योग की क्या है, तो गोरखनाथ का जो ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें बताया गया है कि हठ योग का अर्थ क्या है। तो गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत, गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में, या ग्रंथ के अनुसार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ जो है, ह जो शब्द है उस ह का अर्थ है सूर्य, ह का अर्थ सूर्य, तथा ठ का अर्थ चंद्रमा। ठ का अर्थ क्या लिया है, चंद्रमा। ठ का अर्थ चंद्रमा, ठ का अर्थ चंद्रमा, ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण किया है, चंद्रमा ग्रहण किया
किया जाता है, किया जाता है। इन दोनों के योग से क्या बनता है? इन दोनों के योग को, इन दोनों के योग को, इन दोनों के योग को क्या कहा गया है? हठ योग कहा गया है। हठ योग, हठ योग कहा गया है। हठ योग कहा गया है। तो ह का अर्थ हो गया सूर्य और ठ का अर्थ हो गया चंद्रमा, और इन दोनों के योग से, इन दोनों का जो योग होता है उसे हठ योग जो है हठ योग कहा गया है। इन दोनों के अर्थ को हठ योग ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आदिनाथ के बारे में। आदिनाथ के बारे में मैंने आपको बताया था। आदिनाथ का अर्थ है शिव। ठीक है, तो आदिनाथ भगवान, आदिनाथ किसे माना गया? आदिनाथ जो है नौ नाथों में सर्वप्रथम आते हैं आदिनाथ। तो आदिनाथ कौन है? तो आदिनाथ है भगवान शिव। भगवान शिव, आदिनाथ कौन है? भगवान शिव है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बताए दिए मैंने, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बात करते हैं फिर आगे मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में। ठीक है, बात करें आगे। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक, बता दूँ? जिस दिन रिजल्ट आता है ना और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो पीडीएफ आती है उसमें आपके रोल नंबर मिलते हैं, सबसे शानदार दिन होता है वो लाइफ का। और दूसरा जो सबसे लाइफ का शानदार दिन होता है वो होता है ज्वाइनिंग का। दोनों दिन अविस्मरणीय होते हैं। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उस दिन तो मेरे बहुत तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। मेरी तो अलग ही रही ज्वाइनिंग की प्रोसेस ही। अब बात करते हैं मच्छिंद्रनाथ या कहें मत्स्येंद्रनाथ या मीननाथ, जिनको जो गोरखनाथ जी है उनसे पहले गिना जाता है। तो इनके बारे में बात करते हैं। मच्छिंद्रनाथ, इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। मच्छिंद्रनाथ का दो या मत्स्येंद्रनाथ बोल दो या मीननाथ। मीननाथ, तो मच्छिंद्रनाथ जी का जो वास्तविक नाम है वह है विष्णु शर्मा। वास्तविक नाम प्रश्न आ सकता है कि मत्स्येंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो वह है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। बात करते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें मत्स्येंद्र नाथ को जो है चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट से याद रख लें कि बौद्ध ग्रंथों में आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है ना, कमेंट आते हैं, बहुत शानदार कमेंट आते हैं। और क्लास आप सबको बहुत अच्छी लग रही है। आपकी कमेंट आते हैं कि सर बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा है, जबकि हम इधर उधर की फालतू बातें बहुत कम करते हैं, जो टू द पॉइंट चलते हैं। और इस तरह नोट्स बना रहे हैं कि जैसे मान लो कईयों ने तो कोचिंग कर रखी है, वो फिर भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लास अच्छी लग रही है, उनका रिवीजन हो रहा है। एक फ़ायदा ये हो रहा है। दूसरे जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार इस तरह नोट्स बना रहा हूँ मैं, ताकि इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, केवल एक कोई भी ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा और मजबूत हो जाए। बाकी लगभग 99% जो मैटर है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर भी आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बोल दूं कि बस ये सफिशिएंट है, इससे आगे मत पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो दिमागी जो क्षमता है ना, थोड़ी एक लिमिट में आ जाएगी। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि अभी समय भी है। चलो मान लो अगर वैकेंसी 2 महीने रह गए हो ना,
कि 2 महीने बाद पेपर होने हैं, तो फिर तो चलो आप मत पढ़ो, लेकिन अभी आपके पास समय, अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए मैं कहूँगा कि नोट्स भी पढ़ें, साथ के साथ 1-2 ऑथेंटिक्स बुक्स भी पढ़ें, और फिर प्रैक्टिस तो करनी है, और वो तो साथ के साथ करनी है, उसमें तो कोई ये दोहराई नहीं है। तो बौद्ध ग्रंथों में मच्छेंद्रनाथ को बौद्ध ग्रंथों में मच्छेंद्रनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। बात करें तो 10वीं शताब्दी में जो है कश्मीर में एक आचार्य हुए थे अभिनव गुप्त जी, उन्होंने अपने ग्रंथ में इनका नाम लिया है, इनकी वंदना की है। तो ये फैक्ट भी लिख लें कि 10वीं सदी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक, तो ये प्रश्न भी याद रखना, जब अपन कवि शास्त्र पढ़ेंगे तब वहाँ आएगा ये, है ना। ये एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया कि तंत्रालोक के रचयिता कौन है, तो आचार्य अभिनव गुप्त है। अपने तंत्रालोक इनका ग्रंथ है ना, तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बात करते हैं जो मच्छेंद्रनाथ, उनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है, और बौद्ध ग्रंथों में मच्छेंद्रनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी में जो प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य हुए थे अभिनव गुप्त, उन्होंने अपने तंत्रालोक ग्रंथ में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की, जो कि ये मत्स्येंद्रनाथ ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रमुख जो है 4 रचनाएं प्राप्त होती है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आप साथ के साथ लिख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ी देर रोक के भी लिख सकते हैं, और अगर आप बाद में लिखें तो फिर क्लास को ख़त्म होने के बाद भी आप लिख सकते हैं, या रिवीजन कर रहे हैं तो फिर वो आपके हिसाब से देख लो। कोई नई चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है तो अपने नोट्स के साइड में आप उसे ज़रूर ऐड कर लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं ना जो अपनी साहित्य शिखर क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये बहुत शानदार बात है कि आपको पहली बार साहित्य पढ़ रहे हैं फिर भी अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएँ, बस देखो, सफलता के लिए 2 चीज़ें मायने रखती है, एक मेहनत और एक धैर्य। मेहनत करनी है और धैर्य से करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। समय लगेगा लेकिन चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, मोटिवेशन भी आने लग जाएगा, और आप सब चीज़ें समझ जाओगे कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे। एक समय बाद आपको लग जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है।
शुरुआत में एक दो बार कोई बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो दो तीन शुरुआत के कम से कम 2 बार पढ़ोगे तो उसमें तो हो सकता है आपको बहुत कम समझ में आए, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो और बहुत शानदार स्थिति में आपको आप आते जाओगे धीरे धीरे। तो ये वही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही चीज़ें अच्छी होती जाएगी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी जो 4 रचनाएं प्राप्त होती है, 4 रचनाएं प्राप्त होती है। अब 4 रचनाएं कौन कौन सी प्राप्त होती है, तो पहली रचना की बात करें, 4 रचनाएं प्राप्त होती है। पहली है काल ज्ञान निर्णय, काल ज्ञान निर्णय, काल ज्ञान निर्णय पहली रचना है। दूसरी है अकुल पीर तंत्र, अकुल पीर तंत्र, अकुल पीर तंत्र ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका। और लास्ट है कुलानंद। ठीक है, ये 4 इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। और जो काल ज्ञान निर्णय है उनके बारे में बात करें तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। इसके बारे में 2 तथ्य हैं इम्पोर्टेंट है। इसकी भाषा क्या है, भाषा एक तो संस्कृत है ना, काल ज्ञान निर्णय की भाषा संस्कृत है। और संपादन की बात करें, इसके संपादक कौन है, तो संपादक है प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची ने जो है काल ज्ञान निर्णय का संपादन किया है। प्रबोध चंद्र बागची ने काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने। तो 4 रचनाएं हो गई, काल ज्ञान निर्णय, अकुल पीर तंत्र, ज्ञान कारिका, कुलानंद। और काल ज्ञान निर्णय जो है उसकी भाषा संस्कृत है और संपादक है प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने इसका संपादन किया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। नाथ साहित्य चल रहा है अपना, और नाथ साहित्य का आज दूसरी क्लास है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ, बहुत कमेंट आता है आपका। अब देखो क्लास का टाइम मैं इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि एक तो जो है ना, जहाँ मैं क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ, अगर मुझे ये आधे घंटे का टाइम भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि गाँव में हूँ, थोड़ी समस्या रहती है ना। फिर लाइट की बहुत सारी, अभी गर्मी भी इतनी है, कई बार बीच में लाइट भी चली जाती है, तो फिर उस आधे घंटे तक भी बिना लाइट के वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिना ऐसे गर्मी में फ़ैन में। तो इसलिए थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन ये आपसे मैंने आपको बोल दिया है कि आपका जो पूरा कोर्स है लेक्चरर का और स्कूल व्याख्याता और सिंगर का, और टीजीटी पीजीटी में भी जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य लगता है या काव्य शास्त्र लगता है, नेट में लगता है, उनके लिए भी ये पूरा जो कोर्स है वो आपके एग्ज़ाम से पहले आरपीएससी जब आपका कैलेंडर जारी करेगी और ये जारी कर देगी कि इस तिथि को वरिष्ठ अध्यापक का और इस तिथि को स्कूल व्याख्याता का आपका एग्ज़ाम होना है, उसके कम से कम 1.5 महीने 2 महीने पहले आपका पूरा कोर्स करवा दूंगा मैं आपको। सिर्फ उस 1.5-2 महीने में फिर क्या करना है, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बस शर्त ये है कि आप प्रत्येक क्लास को रोज़ देख लो। जैसे आज क्लास बनाई, मतलब आज जो 4 बजे क्लास आई, हाथों हाथ उस क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। उसके बाद हर शनिवार क्लास को लाइव जुड़ना ना भूलें, लाइव जुड़ो। जैसे मान लो अभी 1800 क्लास देखते हैं, लेकिन लाइव जुड़ते हैं 70-80 साथी लाइव जुड़ते हैं। तो सब जितने भी साथी हैं लाइव जुड़ना ना भूलें, लाइव जुड़ें। मौखिक जो प्रश्न उत्तर होती है वहाँ बहुत सारी बातें होती है, अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग प्रश्न करते हैं और अलग अलग चीज़ें निकल के आती है। मौखिक प्रश्नोत्तरी से हम एक दूसरे से परिचय होता है, मुझे भी विश्वास होता है कि हाँ इतने अभ्यर्थी जो है गंभीर अभ्यर्थी हैं और ये तैयारी कर रहे हैं, इस बार इनका सिलेक्शन होगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो तब मुझे ये हो कि हाँ ये अभ्यर्थी रेगुलर थे, निरंतर स्टूडेंट के रेगुलर पढ़ रहे थे और इन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो सबसे ज़्यादा मेरा यही निवेदन है कि जब लाइव सेशन हो तो शनिवार रविवार शाम को 4 बजे कैसे भी करके मैनेज करके भले आधे घंटे के लिए जुड़े, लेकिन जुड़ें ज़रूर 4 बजे हर शनिवार और रविवार लाइव सेशन में जुड़े। बाकी रिकॉर्डेड क्लास तो आप अपने हिसाब से कभी भी देख लें, और ठीक है अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर बाद में देख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप जुड़ें ताकि नॉर्मल बातचीत हो, परिचय हो जाए कि आप कहाँ से हो क्या नहीं हो, और बाकी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो पूरी क्लास पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी हो जाए।
ठीक है, बात करते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। गोरखनाथ नाथ साहित्य में जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हुए है गोरखनाथ। गोरखनाथ सबसे पहले तो बात करते हैं इनका समय की। तो विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने गोरखनाथ का समय अलग अलग माना है। तो इनके समय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समय। तो विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का जो समय है, गोरखनाथ जी का समय, गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार माना है। क्या क्या मानते हैं, कौन क्या समय मानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। माना है, सबसे पहले बात करें तो राहुल सांकृत्यन, राहुल सांकृत्यन ने जो गोरखनाथ जी का जो समय माना है वो माना है 845 ईस्वी। 845 ईस्वी यानी कहें कि जो है 9वीं सदी है ना, 9वीं सदी की बात करें तो 9वीं है, और ईस्वी की बात करें तो 845 ईस्वी। 845 ईस्वी। दूसरी बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो ये क्या मानते हैं, ये भी मानते हैं 9वीं सदी। 9वीं सदी, ये भी 9वीं सदी मानते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये क्या मानते हैं, 11वीं सदी। ये मानते हैं 11वीं सदी। और बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं 13वीं सदी। 13वीं सदी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, 13वीं सदी। 13वीं सदी। और बात करें कि सर्वमान्य जो रचना काल माना जाता है वो भी 13वीं सदी का प्रारंभिक रचना काल माना जाता है। तो इधर लिख लेते हैं सर्वमान्य रचना काल। जो सर्वमान्य रचना काल माना गया है इनका, वह 13वीं सदी का प्रारंभिक काल माना गया। ठीक है, 13वीं सदी का प्रारंभिक काल इनका सर्वमान्य रचना काल माना गया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये हो गई बात गोरखनाथ जी के समय के बारे में। राहुल सांकृत्यन तो मानते हैं 845 ईस्वी 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं सदी। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है 13वीं सदी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी 13वीं सदी मानते हैं। और सर्वमान्य रचना काल की बात करें तो 13वीं सदी का जो प्रारंभिक काल है वह गोरखनाथ का समय माना जाता है। अब बात कर लेते हैं गोरखनाथ जी के बारे में कि उन्होंने हिंदी में इनका क्या योगदान रहा, और इनका जो नाथ साहित्य था उसका प्रमुख नारा क्या था, इसके बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। उसका मतलब आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपको
कुछ जीवन में विशेष करना है ना, तो फिर उसके लिए विशेष संघर्ष भी करना पड़ेगा। और उसके लिए परिस्थितियाँ हो सकती है आपके अनुकूल ना हो, परिस्थितियाँ विपरीत भी रहेगी आपके। फिर भी आपको हार नहीं माननी, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहना है। बात कर लेते हैं गोरखनाथ जी का योगदान। तो गोरखनाथ का योगदान, अब क्या क्या योगदान इनका उसके बारे में बात करते हैं। ये हिंदी में जो है षट चक्र जो साधना रही उसके प्रवर्तक है। एक तो पहली बात यही है, ये हिंदी में षट चक्र साधना, हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक है। ठीक है, ये हिंदी में षट चक्र साधना की क्या है, प्रवर्तक है। बात करें तो ये पहली बार जो है हिंदी में कुंडली जागरण, प्राणायाम की कठोर साधना, योग साधना, अष्टांगिक योग मार्ग की जो षट चक्र साधनाएँ, शिव शक्ति की उपासना को लेकर आए थे हिंदी में। ये गोरखनाथ का योगदान माना जाता है। तो ये गोरखनाथ पहली बार हिंदी में गोरखनाथ पहली बार हिंदी में कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम की कठोर साधना, योग साधना, अष्टांगिक योग मार्ग, षट चक्र, अष्टांगिक योग मार्ग, षट चक्र साधना, शिव शक्ति की उपासना को लेकर हिंदी में आए थे। तो कौन आए थे, गोरखनाथ। तो बात करें कि हिंदी में एक तो षट चक्र साधना के प्रवर्तक है गोरखनाथ ही पहली बार हिंदी में कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम की कठोर साधना, योग साधना, अष्टांगिक योग मार्ग, षट चक्र साधना, शिव शक्ति की उपासना को हिंदी में लेकर आए थे। और बात कर लेते हैं इनके नारे की। तो इनका नारा क्या था, इनका नारा था अलख निरंजन, ये इनका नारा था। स्क्रीनशॉट ले लो, अलख निरंजन। तो गोरखनाथ जी का जो योगदान है उसके बारे में देख रहे हैं कि हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक है और पहली बार हिंदी में कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम की कठोर साधना, योग साधना, अष्टांगिक योग मार्ग, षट चक्र साधना, शिव शक्ति उपासना को लेकर हिंदी में आए और नारायण का अलख निरंजन। और कुछ और बातें, एक दो बातें और कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं के बारे में और अन्य विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, आगे चले। गई लाइट, यही समस्या है गाँव में, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बहुत चुनौतियाँ आ रही है, बहुत समस्या आ रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई समस्या नहीं आए। तो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे, कन्फर्टे कहलाते थे। नाथ संप्रदाय के अनुयायी कन्फर्टे, नाथ संप्रदाय के अनुयायी कन्फर्टे कहलाते थे। नाथ संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते थे, कन्फर्टे कहलाते थे। और बात करते हैं गोरखनाथ जो है वो 12पंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ
किस शाखा के? बारहपंथी शाखा के, बारहपंथी शाखा के प्रवर्तक, बारहपंथी शाखा, बारहपंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, के प्रवर्तक माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के अनुयायी जो है कनफटे कहलाते थे और गोरखनाथ जो है बारहपंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और बात कर लेते हैं कि नाथ ही जो है ना सिद्ध और संतों के बीच की कड़ी के रूप में जो जाने जाते हैं वो नाथ जाने जाते हैं। सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी के रूप में, बीच की कड़ी के रूप में नाथों को जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं और भी जो विशेष तथ्य उनके बारे में। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है हठयोग। तो हठयोग के बारे में देखा है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो गोरखनाथ का जो ग्रंथ है उसमें हक अर्थ तो माना गया है सूर्य, ठक अर्थ माना गया है चंद्रमा, है ना। और आदिनाथ कौन है? भगवान शिव है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं सही। और मत्स्येंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ या मीननाथ के बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और बौद्ध ग्रंथों में इनको चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। और कश्मीरी आचार्य हुए हैं 10वीं सदी में। आचार्य अभिनवगुप्त उनके तंत्रालोक जो ग्रंथ में उनमें मच्छंद विभु इनकी वंदना की गई है। इनके 4 रचनाएं प्राप्त होती है मत्स्येंद्रनाथ की। काल ज्ञान निर्णय जिसके संपादक प्रभुचंद बागजी, भाषा संस्कृत है। अकुल प्रिय, तंत्र ज्ञानकारिका और कुलानंद। बात कर लेते हैं गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ का समय की बात करें तो राव संगतन 9वीं सदी, 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 9वीं सदी। पितामह दत्त बड़थवाल 11वीं। रामकुमार वर्मा रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी मानते हैं और शर्मा ने भी 13वीं सदी है। और हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक भी गोरखनाथ है। और पहली बार हिंदी में प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, योग साधना आदि को जो लेकर आने वाले भी गोरखनाथ हैं। इनका नारा अलग निरंजन। और नाथ संप्रदाय के अनुयायी कनफटे कहलाते थे। गोरखनाथ बारहपंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिद्धों संतों के बीच कड़ी के रूप में भी नाथों को जाना जाता है। आज क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें। अपनी जो चैनल की प्रोग्रेस वो थोड़ी कम हो रही है ना, बहुत कम साथी जुड़ते हैं रोज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें। जब अच्छे से ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाएँ, ज़्यादा संख्या में साथी जुड़ जाएँ तो हो सकता है फिर अपन थोड़ी अपनी जो फैसिलिटी वो बढ़ाएँ, कुछ स्पेशल करने की कोशिश करें। ठीक है, तैयारी जारी रखें। सिलेक्शन लेना है इस बार, व्याख्याता बनना है, वरिष्ठ अध्यापक बनना है, अपने माता पिता का अपना सपना पूरा करना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।